जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। और मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा जैसे कि मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूं 29/12/2017 की फर्स्ट शिफ्ट का पहला पेपर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। ये रही सेकंड शिफ्ट और बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। जब एक संख्या m 12 से गुणा की जाती है तो 4 अंकीय संख्या 20A2 देती है तो a का मान पूछा है। बेसिकली ये क्वेश्चन विभाजिता के नियम के आधार पर है, इसलिए ध्यान देना कि आपको कहा है कि m को जब मैं 12 से गुणा करता हूं तो मुझे मिलता है 20A2। इट मीन्स, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं कि ये 12 जो है इस 20A2 को पूरा पूरा काटेगा, और यदि ये काटेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि 12 जो है खुद किससे कटता है, 12 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। मतलब मैं 3 के विभाजिता के नियम से a का मान निकाल सकता हूं। कैसे? ध्यान दो, सभी अंकों को आपको जोड़ना है तो 2 और 2 4, 4 प्लस a। अब ध्यान देना, विभाजिता का 3 का नियम आपको पता होना चाहिए। तब सभी अंकों का योग यदि 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इस a की जगह पर मैं दिए गए ऑप्शन में से एक ऐसा नंबर लूंगा जिससे कि मुझे 3 का गुणज मिल जाए। तो यहाँ पर 7 रखूंगा तो 7 और 4 11 होगा, 5 रखूंगा तो 5 और 4 9 हो जाएगा। ऑब्वियसली मुझे मिल गया a का मान, क्योंकि 9 जो है वो 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल होता है, इसीलिए मेरा सही आंसर आएगा बी आंसर 5। ध्यान देना, आप इसको करके भी देख लेना। इस तरीके से ये जो नंबर है ये 12 से पूरा कटेगा, a की जगह पर 5 रखना तो नंबर बनेगा, जो नंबर बनेगा वो बनेगा 2052। तो ये नंबर पूरा 12 से कट जाएगा। तो ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये जो पूरी इक्वेशन दी है का x+2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। पिछले क्वेश्चन पेपर्स में भी मैं ये आपको करवा चुका हूं, बड़ा इजी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, x+2 इक्वल्स टू 0 रखना है। उसके बाद में x इज इक्वल्स टू -2 आपको यहाँ पर मान मिल जाएगा। आपको शेषफल के लिए इस पूरी इक्वेशन में x की जगह पर -2 रख देना है। तो यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ आपको। ध्यान देना है कि यदि मैं यहाँ पर x की पावर 4 लेता हूँ और -2 वैल्यू है तो यहाँ पर 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 16 से। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 की घात में 4 x की पावर 4 है, और यदि सम संख्या है तो मान भी सम आएगा, यानी कि इवन आएगा। ये बात याद रखना, पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर x की घात क्या है, 3 है, तो मान क्या आएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव पहले से है तो -6। और यहाँ पर 2 की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड में ये मान आ जाएगा -8। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद में मैं प्लस में 8 रखूंगा और x का वैल्यू 2, x की पावर 2 यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा। माइनस में मैं 2 करूंगा और 2 को x से मल्टीप्लाई यानी कि 2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पर सीधे +20 इंटू 2 40 रख देता हूं, और ये माइनस में आ गया 300। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये सॉल्व आपको करने के लिए दे रहा हूं। इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है वही आपके शेषफल का क्या होगा, मान होगा। कमेंट बॉक्स में आप करके बताइएगा। पिछले वीडियोस में मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, इसलिए ये क्वेश्चन में इतना ही छोड़ रहा हूं। आपको मैंने बता दिया कि आप सीरीज देखते हुए आ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन का आप आंसर मुझे जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुपद px बराबर 3x² - 1 का शून्य क्या होगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, क्योंकि आपसे बोला का शून्य क्या होगा। अब आप कहेंगे सर पूछ क्या रहा है वो। सिंपल सी बात है, वो एग्जैक्टली बहुपद में जब भी वो कहता है शून्य क्या होगा तो वो आपसे x का मान पूछ रहा है। मतलब आपको 3x² - 1 को 0 के बराबर रख देना है। अब आप क्या कहेंगे, 3x² इज इक्वल्स टू 1 हो गया, इधर ले जाएंगे तो, और फिर x² इज इक्वल्स टू हो गया 1/3, और जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, और x इज इक्वल्स टू 1/√3। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर करणी में मान आया है, इसलिए प्लस माइनस कभी भी, ध्यान देना, जब भी आप वर्ग हटाते हो तो जो वर्गमूल में संख्या आती है वो प्लस और माइनस दोनों के साथ आती है। इस प्रकार से x की वैल्यू हो गई +-1/√3। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
तो यहाँ पर शून्य क्या होगा का मतलब यह है कि x इज इक्वल्स टू क्या पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करणी में 3, ये स्टार का मतलब है गुणा, करणी के अंदर 1.2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों करणी को जब हम गुणा करेंगे तो 3 इंटू 12/10, एक साथ मैंने कर दिया, दशमलव हटा दिया, दोनों को अंदर गुणा कर दिया, तो अंडर रूट में आ जाएगा 36/10। ध्यान देना ये करणी पूरे में लगी हुई है। अब ध्यान दीजिए कि 36 का मतलब तो वर्गमूल 6 से 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 होता है और करणी 10 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो 6 बटा करणी 10 जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपसे पूछा गया कि 1089 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो ध्यान देना, मैं वर्गमूल निकालने का आपको तरीका बता रहा हूं। ये रहा संख्या, आपको 2 नंबरों के पहले एक लाइन इमेजिन करनी है। यहाँ पर 9 कौन कौन सी संख्याएं देती हैं 1 से 10 के बीच में, तो यहाँ पर 9 जो है वो 3 का वर्ग देता है और 9 जो है वो 7 का वर्ग देता है। तो ये आपका 89 का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद में 10 आपको देखना है किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आता है, किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। मतलब कि 10 यदि 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है तो फिर 10 दोनों के बीच में नहीं आता। 3 का वर्ग 9 होता है, ध्यान देना 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग जो होता है वो 16 होता है। 10 इन दोनों के बीच में आता है, तो आपको छोटी संख्या 3 ले लेनी है। आप कहोगे सर ये तो याद भी किया जा सकता है, मैं उस तरीके से बता रहा हूं कि यदि कोई बड़ी संख्या आ गई तो आप क्या करेंगे। 33 या 37 संख्या का ये वर्ग हो सकता है। आप 35 से पता कर लीजिए, 35 का स्क्वायर होता है, पीछे 25 आया, 3 को 4 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 आया। तो इस प्रकार से 1225 जो है वो 35 का वर्ग होता है और आपके पास संख्या है 1089, मतलब डेफिनेटली ये 33 का वर्गमूल होगा और इस प्रकार से 1089 का वर्गमूल हो गया 33। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैंने ये प्रोसेस आपको बता दिया, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, इसीलिए मैं पेपर एक्सप्लेन करते वक्त ज्यादा डिटेल नहीं बताता हूं आपको। उम्मीद करता हूं आप समझते ही होंगे। औसत निकालिए। औसत निकालने के लिए हमको सभी संख्याओं को पहले जोड़ना पड़ेगा, तो मैं आगे से जोड़ता हूं हमेशा। 2 और 6 8 यानी 80, 20 और 60 80, 80 और 30 110, 110 और 30 140, 140 और 20 160। तो आगे से जोड़ा तो 160 आ गया, पीछे से जोड़ेंगे तो 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 8 9 और 8 17, 17 और 8 जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 17 और 8 25। तो यहाँ पर इसको मैं 5 और ये हो गया 18। अब इसको मैं किससे काट देता हूँ, 5 से, क्योंकि मुझे औसत निकालना है। तो 5 तिया 15 और 5 सातु 35 है ना, क्योंकि 3 बचा था तो 5 सातु 35, 37 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि परिमेयी संख्या 297/316 के हर से अंश के अंतर को दुगना करें। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन, बड़े सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसने जो बोला उसको सिर्फ फॉलो करो। हर से अंश के अंतर, तो उसने बोला हर का और अंश का आप निकाल लीजिए अंतर और अंतर को कर दीजिए दुगना, यानी कि 2 से गुणा। तो अब घटाते हैं तो 16 में से यहाँ पर 7 को आपको घटा देना है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 9। यहाँ पर 0 बच गया था तो 0 यानी 10 में से 9 गया तो 1 बच गया और ये 0, तो इसको दुगना कर दीजिए तो 38 आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, शब्दावली का खेल है बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे स्पेस लगेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूं और फिर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दूंगा। आपको कहा गया ए और बी एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, बी और सी उसे 24 दिन में करते हैं तथा सी और ए इसे 36 दिन में पूर्ण करते हैं। तो ए बी सी में मंदतम कौन है, यानी सबसे ज्यादा समय कौन ले रहा है, ये पूछा गया है। ए बी सी और निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखते हैं मेरे पास कितनी जगह है, उस हिसाब से मैं काम करता हूं। ध्यान देना है आपको, a प्लस बी के बारे में कहा गया है कि ये 18 दिन लेते हैं, b प्लस सी के बारे में कहा गया है कि ये 24 दिन लेते हैं और c प्लस ए के बारे में कहा गया है कि ये लोग मिल करके 36 दिन लेते हैं। अब आप इन तीनों का क्या निकाल लेंगे,
LCM जो कि 72 आ जाएगा। 72 के हिसाब से यदि आप देखें, ध्यान देना है मेरी बात को, 72 के हिसाब से यदि हम देखें तो 72 के हिसाब से A और B का हिस्सा जो आएगा काम का वो 4 भाग आ जाएगा। B और C का हिस्सा 24 72 3 बार और 36 72 2 भाग। तो इस प्रकार से A B C का हिस्सा हमें मिल गया। 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी कि ध्यान दीजिएगा A B C तीनों मिल जाते तो 9 भाग काम करते, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए बी बी सी और ए सी मिल के काम कर रहे हैं, इसीलिए 2 से डिवाइड जरूर कर देना। तो 9/2 ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर सकता है, इसी वजह से मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। 9/2 क्या आया? ये 9/2 ये आया है A प्लस बी प्लस सी के काम का हिस्सा। ये 4 3 और 2 क्या थे? ए बी बी सी और ए सी के काम के हिस्से थे। A प्लस बी प्लस सी के काम का हिस्सा आ गया 9/2। 2 डिवाइड क्यों करा? क्योंकि A प्लस बी बी प्लस सी और C प्लस A का काम का हिस्सा निकाला था। इस प्रकार से A कितनी बार जुड़ा था? 2 बार, B 2 बार और C 2 बार। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपसे आगे कहा गया कि 9/2 A प्लस बी प्लस सी का हिस्सा है। आपसे पूछा गया मंदतम कौन है? तीनों का हिस्सा निकालना पड़ेगा, यानी तीनों का काम निकालना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं मान रहा हूं 9/2 को मैं 4.5 मान सकता हूं, क्योंकि मैं अब कुछ करने वाला हूं। देखो A प्लस बी प्लस सी का हिस्सा मिलके 4.5 आया है। यदि मुझे सिर्फ C का मान चाहिए तो मैं इस ए बी के 4 हिस्से को 4.5 से घटा देता हूं। तो यहां पर 4.5 से 4 गया तो बचा कितना? ये मैं C का हिस्सा निकाल रहा हूं। तो 4.5 से 4 गया तो 0.5 और 0.5 को मैं कहता हूं 1/2। अब मैं क्या करूंगा? इस 72 को 1/2 से डिवाइड कर दूंगा। इस प्रकार से मेरे पास में मान आ जाएगा 144, यानी कि C का जो वैल्यू होगा वो 144 दिन आएगा इस काम को करने के लिए। इसी प्रकार से मैं B की यदि वैल्यू निकालना चाहूं तो B के लिए मुझे A और C के मान से यानी 2 से 4.2 को घटाना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे B का मान मिल जाएगा जब मैं 4.5 में से, ये देखो C और A मिल करके कितना हिस्सा आ रहा है? 2 हिस्सा। तो मैं 4.5 में से 2 को घटा दूंगा तो मेरे पास 2.5 आएगा, जो कि होता है 5/2। इस प्रकार से 72 को मैं 5/2 से डिवाइड करूंगा तो ये होगा 144/5। इसके बाद में यहां पर मैं A का वैल्यू निकालूंगा। A का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? A प्लस बी यानी 4.5 में से मैं कौन सा वैल्यू लूं जिससे मुझे A मिल जाए? ऑब्वियसली B और C घटा दूंगा जो कि 3 का हिस्सा है। तो 4.5 में से 3 घटा दिया तो 1.5 जो कि होता है 3/2। मैं 72 को 3/2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 144, या फिर 144/3। 3 से इसको मैं काट सकता हूं तो 3 चौक 12 और 3 8 24 48। यदि मैं ध्यान दूं तो यहां पर सबसे ज्यादा समय कौन ले रहा है? C ले रहा है, क्योंकि C 144 दिन ले रहा है। B 144 में से 5 आप डिवाइड करोगे तो कम ही होगा और 48 सबसे कम है। तो इस प्रकार से मैं ये कहूंगा कि C जो है इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में कहीं C दिया हुआ है क्या? 100% यहाँ पर C ऑप्शन पे ही C दिया हुआ है, यानी C सबसे धीमे काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि राम की आयु उसके बेटे की आयु, अब ये जो भी नाम है उसका, वैसे तो बोरोन लिखा हुआ है, वैसे शायद गलत होगा, तो भी जो भी नाम है उसका, राम की आयु उसके बेटे की आयु की 12 गुनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये राम है और ये उसका बेटा है, मैंने सन एस लिख दिया। आगे 12 गुनी है मतलब राम 12 होगा और उसका जो पुत्र होगा वो 1 गुना होगा। यदि जो उसका पुत्र है कि उम्र 3 वर्ष है तो ध्यान देना यहाँ पर इसके साथ में मैं 3 का गुणा कर दूंगा तो ये 3 साल हो गया। 3 साल है तो राम की आयु क्या होगी? ऑब्वियसली यदि ये 3 साल है तो इसके साथ में भी मैं 3 का गुणा कर दूंगा, क्योंकि 1 बराबर क्या आया? 1 बराबर 3 आया है। तो 12 तिया 36 वर्ष आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए 36 वर्ष इसका सही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि प्रत्येक डिब्बे में संख्या, ओके,
मैं इस क्वेश्चन को क्योंकि डायग्राम मेरे पास था नहीं तो मैं अभी यहीं पर बना देता हूं, कोशिश करूंगा कि इस प्रकार से एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन का डायग्राम बना देता हूं आपको ताकि ओके, तो ये डायग्राम रहेगा। इसमें यहाँ पर 600 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ 30 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। ये क्वेश्चन का डायग्राम मैंने आपको यहीं पर बना के बता दिया है ना, ये मेरे पास अलग से बना हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पर देख लिया और बना दिया। प्रत्येक डिब्बे में संख्या उन दो डिब्बों की संख्या का गुणनफल है जो कि उस निचले डिब्बे पर अतिच्छादन करते हैं। खाली डिब्बों की संख्याओं का योगफल क्या होगा। भाषा थोड़ी सी टफ है लेकिन मैं इसको सरल करता हूं। प्रश्न में कहा गया कि कोई भी दो डिब्बे जो हैं उन दोनों को आप गुणा करोगे तो आपको उसके नीचे वाले जो दो डिब्बे, उसके नीचे वाला जो डिब्बा है उसकी संख्या मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 मिलेगा। उसी प्रकार से ये जो खाली डब्बा है यहाँ पर इस जगह पर एक संख्या आनी चाहिए जो 5 और उस संख्या को गुणा करने पर यहाँ पर एक संख्या बनाएगी और फिर नीचे 30 के बाजू वाली संख्या एक 600 बनाएगी। तो मैं काम को उल्टा करता हूं, मेरे को खाली डब्बों में जो संख्या है उसका योग पता करना है। तो यदि यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है, मैं 20 ले लूं तो 20 और 30 गुणा होकर के 600 बनेगा। इस प्रकार से मैं ऊपर जाऊंगा तो 5 के साथ में मैं क्या गुणा करूं कि 20 बन जाए, तो ऑब्वियसली मैं 4 का गुणा करूंगा तो 5 चौक 20 और 30 और 20 को गुणा किया तो 600। इस प्रकार से 6 और 4 20 और 4 को गुणा प्लस करूंगा तो संख्या बनेगी 24। आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 12 गायें 7 दिनों में 756 किलोग्राम घास खाती है तो 10 दिनों में 15 गायों द्वारा कितना घास खाया जाएगा। तो ये तो मिश्रानुपात का सवाल है। 12 गायें हैं, 7 दिन हैं और 756 केजी खा जाएंगी। 10 दिनों में 15 गायें हैं, यानी 15 गायें 10 दिनों में कितना खाएंगी ये पूछा है। तो इसको कैंसिल करते हैं, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 8 56, 12 से काटेंगे, 12 9 में 108, इसको इधर गुणा कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 9 गुणा 10 गुणा 15। तो कैसे निकालें, 15 9 में 135 और 10 से गुणा करा तो 1350। आंसर आ गया ऑप्शन ए, 1350 किलोग्राम अनाज खाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 50 वर्ष है। ये श गलत छप गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है तो ध्यान देना। ये अभी है और ये उसका पुत्र सन उसका पुत्र है। अब ध्यान देना, आपसे कहा गया कि 50 वर्ष उनकी आयु का योग है तो आपने पुत्र की आयु x मान ली तो आपको 50 माइनस एक्स करना है अभी, यानी उसके पिता की आयु के लिए। तो 50 माइनस एक्स कर दिया। आगे 5 वर्ष पूर्व अभी की आयु, तो 5 साल पहले की बात हो रही है तो यहीं पर मैं क्या करता हूं, x में से 5 घटा दिए उसके पुत्र में से और 50 में से 5 घटाए तो 45 माइनस एक्स बच जाएगा। ध्यान देना। अब इसके बाद में मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान देना है। 5 वर्ष पूर्व अभी की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी, 7 टाइम्स थी। तो यहां पर ध्यान देना, मैं बता चुका हूं बेसिक चैप्टर्स में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे कि पिता बड़ा होता है तो 7 और 1 पुत्र के साथ चला जाएगा, दोनों को क्रॉस में गुणा करना तो यहाँ पर आ जाएगा 45 माइनस एक्स और 7 इधर गुणा हो जाएगा, 7 एक्स माइनस 7 अपना 35। अब 35 और 45 जुड़ जाएंगे तो 80 हो जाएगा और x इधर चला जाएगा तो 8x। कैंसल करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 10। ज्यादा जादूगरी के चक्कर में मैं नहीं पढ़ता हूं, सीधे बेसिक सवाल कर लेना चाहिए। जितना ज्यादा विचार करोगे उतनी देर में तो क्वेश्चन हो जाएगा। x का वैल्यू 10 आ गया। आप पता कर सकते हो कि पुत्र की आयु जो है वो 10 साल है। आपसे पूछा गया 5 वर्ष पश्चात अभी की आयु क्या होगी, यानी 5 साल बाद में। तो अभी फिलहाल अभी कितना है, देखो अभी कितना है, तो 10 साल आप 50 में से घटा दोगे तो 40 साल। लेकिन कब पूछा, 5 साल पश्चात यानी बाद में, तो इसमें 5 साल और जोड़ देना तो 45 साल का हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो त्रिकोण ए, ओके, ये भी मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा और मैं बिल्कुल बना देता हूं इसको डायग्राम को पहले, ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। मेरे पास बना हुआ है, ये देखिए इस तरीके से एक त्रिभुज है, ओके, और यहाँ पर ये एक लाइन खींची हुई है, ठीक है। ए, मैंने ये अलग से ही इसीलिए पहले अलग से बना के रखा हुआ था अपने पास में, क्योंकि डायग्राम बनाते वक्त क्या हो जाता है, थोड़ा सा एक्स एक्स वाई जेड थोड़ा सा गलत बना दिया, ये मुझे यहाँ पर मिटाना पड़ेगा इसको, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्स वाई जेड, ये मध्य बिंदु ए और बी है। और अब आपसे जो पूछा गया है, यस, देखो ये डायग्राम, ठीक है। अब आपसे जो पूछा गया उसके बारे में बात कर लेते हैं कि त्रिकोण एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल 24 है। ये बड़ा त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। ए बी क्रमशः भुजाओं एक्स वाई और एक्स जेड के मध्य बिंदु है, ये क्रमशः लिखा हुआ है। भुजाओं एक्स वाई, देखो एक्स वाई का मध्य बिंदु ए है और एक्स जेड का मध्य बिंदु बी है। इसके अतिरिक्त एक्स वाई तथा एक्स जेड और एक्स जेड वाई जेड का मध्य बिंदु क्या है, सी है। ध्यान देना है कि यहाँ पर y और z का मध्य बिंदु आपको c दिया हुआ है और एक्स वाई और एक्स जेड बराबर है, एक्स वाई से और एक्स जेड से भुजा में बराबर है। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो आपसे कहा गया आच्छादित क्षेत्र क्या है, मतलब ये जो काला काला मैंने जो डार्क एरिया करा है, इस इतने से जगह का आपसे क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज में। अब आप ध्यान दीजिए कि क्या करना है, आपको पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना कहा गया है, 24। तो आप 24 में से 2 को डिवाइड कर देंगे तो आपको जो क्षेत्रफल मिलेगा वो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, तो ध्यान देना कि यहाँ पर 12 कौन सा क्षेत्रफल आ गया, ध्यान दो, x से लेकर के c के बीच में जो सीधी रेखा है उसके उस तरफ का क्षेत्रफल 12 है और इस तरफ का 12। क्यों, क्योंकि पूरे क्षेत्रफल को सी बिंदु और एक्स बिंदु आधे आधे भागों में बांट रहे हैं लाइन से। आगे बढ़ते हैं, तो आपको इधर वाला जो त्रिभुज है वो मिल गया पूरा का पूरा 12। अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको सिर्फ इतना एरिया चाहिए काला वाला, मतलब ये एरिया हटाना है। अब ध्यान दीजिए, ए और बी जो है ये मध्य बिंदु है। तो यदि आपने त्रिभुज के नियम पढ़ के रखे होंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि सर 24 को यदि मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, 6। शायद हो सकता है कि मैं यहाँ पर खुद आ गया हूँगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा था कि मैं 24 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से, तो क्या आ गया, 6। तो बोले सर क्यों आपने डिवाइड किया, देखिए जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु से त्रिभुज बंटते हैं तो वो टोटल 4 बराबर भागों में बंटते हैं, जिसमें से एक भाग जो है मैंने अलग कर दिया, कौन सा, ये वाला एक्स ए और बी। ध्यान देना, एक्स ए बी को अलग कर दिया, तो एक्स ए बी का क्षेत्रफल कितना आ गया, 6, क्योंकि 24 का वो चौथा हिस्सा होगा। अब ध्यान देना कि यहाँ पर ये जो ऊपर ऊपर वाला त्रिभुज था, कौन सा, ए बी और एक्स वाला, इसका कुल क्षेत्रफल कितना आया है, 6। अब इस 6 को मैं क्या कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, इस 6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये 3 आ गया। क्यों, क्योंकि ये बीच वाली जो रेखा है ये पूरे ऊपर वाले त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट रही है ना, ये समझ लो। ये फिर से मैं यहाँ बना देता हूं, ये ऊपर वाला त्रिभुज जो यहाँ से बटा हुआ है, ए एक्स और बी, इसको बराबर 2 भागों में बांट रही है ये बीच वाली रेखा, तो ये इधर का 3 हो गया और इधर का 3। अब ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ी सी जगह लेकर के ये बना भी देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये पूरे त्रिभुज में से ये वाला जो हिस्सा था ये टोटल कितना था, 12। अब इसमें से ये आधा हिस्सा मैंने कर लिया और ये पता कर लिया 3, तो ये कितना बचा, 9। आंसर आ गया, आपको पता चल गया कि कितना आंसर आएगा, तो इसका सही आंसर आएगा सी ऑप्शन। तो आच्छादित क्षेत्रफल होगा, यानी ये जो काला शेडेड एरिया है इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा। कैसे किया मैंने आपको बड़े शांति से समझा दिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह संख्या क्या है जो न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, बहुत बेसिक सवाल है और वह आंसर आएगा 1।
एक ना तो अभाज्य होती है ना ही वो भाज्य होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x की घात 6 प्लस 2 x की घात 5, ये पूरी इक्वेशन आराम से पढ़ते रहो, को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो ये भोज हे भगवान, क्या क्या लिखा जाता है कभी कभी तो, शेष फल है ना, तो वो जो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई उसकी जगह लिखा हुआ है शेषफल। तो शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखना, x इज इक्वल्स टू -1 रखना। पूरी इक्वेशन में x की पावर x इज इक्वल्स टू -1 रखना। सम संख्या धन यानी कि +1 देगी और विषम संख्या -1 देगी। वैल्यू पुट करना, जो भी शेषफल आएगा आखिरी में, यानी जो भी संख्या आती है x का मान रखने पर वही शेषफल होगा। इसके पहले भी एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा, ये भी आप कमेंट करिएगा। दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट करिए, यदि आप करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लगातार 1 से 171 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है इसमें वैसे आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी यदि आ रहा है तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक गलत हो गया। जोड़िए, तो जोड़िए, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आ गया 3, 0.3, 0.33, फिर 0. सॉरी यहाँ पर गलती हो गई। ओके 0. तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर करेंगे 3, फिर करेंगे 0.3, फिर करेंगे 0.03, फिर करेंगे 0.003। तो यहाँ पर आप देखोगे आखिरी के 3 स्थानों पे 333 आ रहा है। कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें आखिरी में 3 स्थानों पर दशमलव के बाद 333 आ रहा है? तो ऑब्वियसली वो बी ऑप्शन है। आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पूरा क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 गेंद और 5 नीली गेंद, 7 लाल गेंद और 5 नीली गेंदों वाले एक थैले से जब एक गेंद निकाली जाती है तब एक लाल गेंद के निकलने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ध्यान देना, यहाँ पर टोटल 7 और 5 12 गेंदें हैं और इन 12 गेंदों में से आप एक बार में एक गेंद निकालोगे और एक गेंद जो है यानी कि लाल गेंदें कुल मिला के 7 है, तो आपको ऊपर 7 रख देना है। यानी कुल 12 बार हाथ डालने पर ऐसा हो सकता है कि 7 बार आपकी प्रायिकता हो कि आपको लाल गेंद मिल जाए, क्योंकि झोले में 7 ही लाल गेंद हैं। इस प्रकार से अतिरिक्त कोई कंडीशन ना लगे तो सीधे आप ये आंसर लगा दीजिए 7/12। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि मेरी आयु का 1/4 मेरे पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पिता और पुत्र की बात हो रही है। तो प्रश्न में कहा यदि मेरी आयु का 1/4 मतलब पिता यानी कि पिता की जो आयु है का चौथाई हिस्सा जो होता है वो कहा गया मेरे पुत्र की आयु, यानी कि पुत्र की आयु सन की आयु के 5 गुने के बराबर है। तो आपसे कहा गया कि मेरे पुत्र की आयु 2 वर्ष है, यानी कि यहाँ पर पुत्र की जगह पर 2 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 और फादर बटा 4। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है 40। अब आपसे पूछा गया मेरी आयु क्या है, तो ऑब्वियसली 40 साल फादर की आयु निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस एक और क्वेश्चन आखिरी वाला बचा हुआ है कि यदि संख्या से 28 को घटाने पर, तो मैंने कहा संख्या से 28 को घटा दिया, घटाने पर शेष संख्या का 1/3 हिस्सा है। अब पढ़ते वक्त हम क्या करते हैं, पूरा पढ़ते हैं, जैसे ऐसे पढ़ते हैं, शेष संख्या का 1/3। शेष ये है, एक शब्द है, ये रहा शेष, यानी x - 28। शेष संख्या का 1/3 मतलब संख्या का तिहाई होता है, मतलब ये बराबर होता है। अब जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आप कहोगे शेष संख्या का, तो आप बार बार x - 28 में से 3 को डिवाइड कर दोगे। ऐसा नहीं करना है। उसने कहा
एक यदि संख्या को 28 से घटाने पर शेष यानी ये संख्या आई है, संख्या का 1/3 होता है, तो संख्या का 50% क्या होगा? तो इसको सॉल्व कर देंगे। x माइनस 28 बराबर x बटा 3। अब 28 को एक तरफ लेके आओ और x बटा 3 को एक तरफ, तो यहां पर मैं इसको x माइनस x बटा 3 बराबर में 28 रख देता हूं। फिर आगे सॉल्व करते हैं, इसको एलसीएम लेकर के 3x माइनस x बटा में 3 बराबर में क्या हो गया? 28 घट जाएगा, तो 2x बटा में 3 बराबर में क्या हो गया? 28। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 से 14 बार, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 14 तिया 42। अब आपसे क्या पूछा? तो संख्या का 50% निकालो। अब ये रही संख्या 42, 50% का मतलब होता है आधा, तो इसको जब काटोगे तो आंसर आएगा 21, 21। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि लॉजिक समझ गए होंगे। सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए, सेकंड शिफ्ट थी, और आगे भी इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन 14 तारीख तक, मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं सारे 32 क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करवा दूं। बहुत सारे क्वेश्चन आप जानते भी होंगे, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनके लिए पढ़ने जरूर आइए। थैंक यू वेरी मच।